बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इसने मुशफ़क़ाना अंदाज में मेरे शाने पर हाथ मारते हुए कहा और मैं सर झुकाए बाहर निकल गया। मेरी नज़रों में वो जाली घड़ी इन दामों महंगी नहीं थी, लेकिन वो लोग दूसरों को ज्यादा रकम में भी फांसते होंगे। ऐसे चलते फिरते हुनरमंदों के साथ सौदा करके कोई भी खरीदार मुतमईन नहीं होता। इसे यही कलक रहता है कि इसने मजीद कम दाम लगाए होते तो शायद इन ही दामों पर सौदा तय हो जाता, लेकिन ये सब बाद की बातें होती हैं। मुतजस्सिस खरीदार और सियाह सब कुछ जानने के बावजूद दुनिया भर में ऐसे सौदागरों के जाल में फंसते रहते हैं जहां बेवकूफ बनने के साथ ही नफा बख्श खरीदारी का भी पूरा इम्कान रहता है और चालाक ठग खरीदारों की इसी नफ्सियाती कमजोरी से फायदा उठाते हैं। बाजार की हद तक वही एक तजर्बा काफी था। मेरे पास इस वक्त भी 3 घंटे बाकी थे। मैं खालियुल ज़हनी के आलम में एक तरफ चलता रहा। हांगकांग जैसे गुंजान आबाद मुल्क में तफरीही मुकामात की शदीद किल्लत थी। कोलून हो या हार्बर के इस पार हांगकांग का इलाका दोनों ही तंग और बुलंद इमारात पर मुश्तमिल थे। कंक्रीट के इस जंगल में खाल खाल कोई छोटा सा वीरान म्यूजियम वगैरह नजर आ जाता था और बस। दरअसल इंसानों की रिहाइश सरकारी और निजी दफातर और दुकानों के बाद इस मुल्क में इतनी जगह ही नहीं रही थी कि दूसरी जरूरियात की तरफ तवज्जो दी जा सकती। आम आदमी की सबसे बड़ी तफरीह दोनों तरफ के सवाहिल थे, जिनकी जेब में फाजिल रकूम हो। इनके लिए मैं कदे और नाइट क्लब थे, जो आम तौर पर दिन ढलने के बाद ही शराब में गुसल करके शबाब पर आते थे। हांगकोर रोड की एक गली में छोटी छोटी दुकानों पर चीनी खुदाओं और 5 शैतानों के छोटे बड़े मुजस्समों ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली। इंतहाई बारीकी के साथ मट्टी में तराशे गए छोटे मुजस्समों के एक एक नक्श पर भरपूर तासर मौजूद था। इन मुजस्समों में पंडितों और पुरोहितों की शर्मनाक मस्तियों को निहायत चाबक दस्ती के साथ समोया गया था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बदमस्ती के ऐन अरूज के वक्त किसी साहिर ने इन सब को जामद करके सुकेड़ दिया हो। कमाल की बात यह थी कि मट्टी के इन पुतलों की तश्कील में किसी मशीन का कोई हिस्सा नहीं था, बल्कि ये सब दस्तकारी के शाहकार थे। इस सड़क से ही पोंग रोड पर निकलते ही मुझे दाहिनी तरफ एक बुलंद मीनार नजर आया तो मेरे कदम बे इख्तियार इसी तरफ उठ गए। जेरे जमीन रेलवे स्टेशन को उतरने वाले रास्ते के करीब ही कोलोन की आलीशान जामिया मस्जिद वाक़या थी, जिसकी सीढ़ियों पर मुतअद्दिद बारिश पाकिस्तानी और अफगान विराजमान थे। मैंने इस मस्जिद का तवाफ करते हुए ये बात खास तौर पर नोट की कि वो कोलोन पार्क की जमीन पर इसी के एक कोने पर इस तरह वाक़या थी कि इसका काफी हिस्सा पार्क लेन शॉपिंग बुलीवार्ड से आगे निकला हुआ था। इस शॉपिंग सेंटर की हद और मस्जिद के सरे के दरमियान वाक़या तवील और अरीज पट्टी को खरीदारों की चहलकदमी के लिए मखसूस कर दिया गया था। ये अंग्रेजी का कमाल था कि इसने कोलोन के अहम तरीन इलाके की तज़य्यन और तौसी करते हुए भी मस्जिद की इमारत को पार्क की फसील तक महदूद करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मस्जिद और पार्क की हदूद के फर्क को निहायत खूबसूरती के साथ अपनी मनसूबा बंदी में समो लिया था। मस्जिद से होता हुआ मैं कोलोन पार्क में चला गया। बाहर से अंदाजा ही नहीं किया जा सकता था कि शहर के ऐन वस्त में एक पहाड़ी पर इस कदर खूबसूरत और वसी और तफरीह गाह हो सकती है। मैं पहली दफा इस पार्क में दाखिल हुआ। पहाड़ी निशेबो फराज पर फैले हुए सब्जाजारों, फूलों के कुंज, इमारत, अजायब घर और दूर तक फैले हुए चिड़िया घर में किसी टिकट के बगैर घूमते हुए मुझे अपनी राय तब्दील करनी पड़ गई। हांगकांग में साहिल के अलावा कोलोन पार्क को बिलाशुबा सबसे बड़ी अवामी तफरीह गाह करार दिया जा सकता था। पार्क के इब्तदाई हिस्से में दीवार के साथ मुतअद्दिद गैराज नुमा कमरे बने हुए थे, जो सामने से बिल्कुल खुले हुए थे। इनमें से बाज खाली थे और चंद पर बुकिंग के लिए आए हुए मुख्तलिफ खानदान काबिज थे। वो सब ढोल ताशों, बिगल और सिंक पर अपने अपने कौमी अंदाज में नाचते गाते हुए बहुत भले मालूम हो रहे थे। किसी भी खौफ और फिक्र के बगैर की जाने वाली वो तफरीहात मुकामी बाशिंदों के साथ ही इंतजामिया की रवादारी और फराख दिली की मजहर थी। अगर हांगकांग की आबादी में से मतवसत तबके के चीनी नजाद बददिमाग दुकानदारों को निकाल दिया जाता तो वो मुल्क हर एतबार से काबिल रश्क था। लेकिन इस मफरूजे का दूसरा रुख ये भी था कि हांगकांग के मिजाज और शनाख्त में चीनियों का बड़ा हाथ था, वरन वो न रहते तो हांगकांग भी शायद हांगकांग न रहता, अपनी शनाख्त खोकर दूसरे बैनुल अक़वामी शहरों में गुम हो जाता। इस पार्क में लंदन के हाइड पार्क और पेरिस के बागात जैसे
शर्मनाक नजारे तो नहीं थे, लेकिन दूर अफ्तादा गोशों फूलदार बेलों से ढकी हुई निशिस्तों और पुरपेच ढलानों पर जालिम समाज के सताए हुए मुतअद्दिद जोड़े दुनिया व माफिया से बेखबर एक दूसरे की जात में खोए हुए थे। इन लेटे बैठे और टहलते हुए जोड़ों की हरकत में इश्क और मुंह जोर जवानी की बेकरारियां बेशक नुमायां थी, लेकिन वो मुकामी और गैर मुकामी जोड़े बिल्कुल ही मादर पिदर आजाद नहीं थे। और इश्क में जब तक जज्बात की रंगीनियां और वालहानापन न हो, इसे इश्क नहीं कहा जा सकता। ऐसी रूखी सूखी मोहब्बत पगोडा में बुद्ध की मूर्ति के सामने ज्ञान ध्यान में बैठे हुए बख्शू की नफ्स कश इबादत बनकर रह जाती है, जिससे सिर्फ आबद ही मजा लेता है। देखने वालों के हिस्से में निरी इबरत आती है। इंसानों, हैवानों और परिंदों में मैंने अपना वक्त बहुत आराम से गुजार लिया। इस वसीओ अरीज पार्क के बाद हिस्सों में खुर्दो नोश की एशिया के स्टॉल भी थे, जिन्होंने मेरी शिकमपुरी में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। और जब मैंने रवीना की तरफ वापसी की राह इख्तियार की तो दिलो दिमाग के साथ मेरा शिकम भी सैर था। मैं चाइना ट्रैवल सर्विस के तरीकाकार से वाकिफ था, इसलिए वहां पहुंचते ही नंबर लेने के लिए खाली काउंटर की तरफ बढ़ा, जहां 112वां नंबर नुमाया था। वहां इस वक्त भी खासी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन मैं नंबर लेकर पलटा तो रवीना ने आवाज देकर मुझे काउंटर की तरफ बुला लिया। काउंटर पर इस वक्त रवीना की जगह कोई मर्द मुसाफिरों की जरूरियत पूरी कर रहा था, जबकि वो खुद कुछ कागजात में उलझी हुई थी। इसने मुझसे निहायत गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, फिर दराज से एक लिफाफा निकाल कर मेरे आगे डाल दिया। इसमें तुम्हारे सब कागजात हैं। 4 बजे घाट से मकाओ के लिए फेरी रवाना होगी। इसमें तुम्हारे लिए अपर डेक की बुकिंग करा दी गई है। कोशिश के बावजूद कैबिन का इंतजाम नहीं हो सका, बहुत बहुत शुक्रिया। कागजी तैयारियों के बाद इससे पहले रवानगी शायद मुमकिन ही नहीं थी। मुझे यकीन है कि तुमने इंतजार के चंद घंटे गिन गिन कर गुजारे होंगे। वो हंसते हुए बोली। एक घड़ी खरीदने के बाद कॉलोन पार्क में जा बैठा था। मुझे खुशी है कि यहाँ के नौजवान भी अपनी मोहब्बत के इजहार में इसी तरह पुरजोश और बेसब्रे होते हैं जितने कहीं और के। तो क्या इन्हें नहीं होना चाहिए? इसने तिरछी नजरें मेरे चेहरे पर गाड़ कर पूछा। आदमी नई जगह जाता है तो नई चीजों की तवक्कुआत लेकर जाता है। हर जगह पुरानी चीजों और तरीकों से वास्ता पड़ता है तो सियाहत का लुत्फ खत्म हो जाता है। यकसानियत और जमूद से उकता कर आदमी को अपना घर याद आने लगता है, जहाँ की यकसानियत से फरार हासिल करने के लिए वो सियाहत पर निकलता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दुनिया गोल है। वो तेज हंसी के साथ बोली। ऐसा ना हो तो हर साल करोड़ों मर्द अपना वतन और घर बार छोड़कर नए आशियाने बसा लें। हर तरफ ऐसी अफरा तफरी होगी कि मोहब्बत और वफा का तस्वर तक खत्म हो कर रह जाएगा। और फिर तुम कौन सी सियाहत पर निकले हो? तुम्हें तो मकाओ में किसी से मिलना है। सियाहत में किसी को कोई मंजिल नहीं होती। रवीना खासी समझदार और बातूनी मालूम होती थी, लेकिन मेरे पास उसकी दिलचस्प गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज होने के लिए वक्त नहीं रहा था। इसलिए मैंने मौजू बदलकर हिसाब किताब की बात छेड़ दी। तुम फेरी के कप्तान रेवर चियांग से जरूर मिल लेना। इसने रकम दराज में रखते हुए मुझे हदायत की। इससे मेरी बात हो गई है। वो तुम्हें मकाओ के किसी अच्छे होटल में पहुंचा देगा। और मिस शिवाय से मुलाकात की क्या सूरत होगी? मैंने आहिस्तगी से पूछा। वो तुम्हारा और इसका मामला है। वैसे इसे इतला मिल चुकी होगी कि तुम आज 4 बजे वाली फेरी से मकाओ के लिए रवाना हो रहे हो, लेकिन डॉन के बारे में मेरी हदायत याद रखना। बेखबरी में भी तुम्हारी जुबान से उसका नाम निकल गया तो तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। मैं निहायत गर्मजोशी के साथ इसे अलविदा कहकर उसके दफ्तर से निकल आने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। रोवीना ने रिसीवर पर लम्हा भर खामोश रहने के बाद बड़े तपाक के साथ नी हाओ कहा। फिर गुफ्तगू शुरू हो गई जो चीनी जुबान में थी। इस दौरान में रोवीना की एक अजीब और दिलकश तरन्नुम के साथ दे हाय और हैया जैसे मुख्तलिफ अल्फाज की गर्दान करती रही। मेरे लिए चीनी बल्कि के नोटी जुबान के वो अल्फाज बिल्कुल महमल और बेमानी थे, लेकिन रोवीना के दिलकश और शीरी अंदाज ने इन अल्फाज में गोया रस गोल दिया था। मैं कहीं सुन या पढ़ चुका था कि कंसोटी लबो लहजा वाली जुबान थी, जिसमें बहुत से अल्फाज ऐसे थे कि सिर्फ इन्हें अदा करने के अंदाज को बदलने से 9 मुख्तलिफ मुफाहिम अदा किए जा सकते थे। इस कदर हसास और नाजुक जुबान जब अजनबी भी हो तो सुनने वाला अहमक की तरह मुंह तकता रह जाता है, लेकिन रोवीना के बोलने का अंदाज इस कदर प्यारा था कि मैं वाकई इसकी हलावत में गुम होकर रह गया। मैं इस वक्त बुरी तरह चौंका जब रोवीना ने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से डॉन कवांग फू की सेक्रेटरी शिवाय
वाई की आवाज सुनकर मेरे बदन में सनसनी सरायत कर गई। वो कह रही थी कि तुम मकाओ आ रहे हो तो मुझसे राब्ता करने की कोशिश न करना, ऐसी कोशिश तुम्हें महंगी पड़ेगी। यहाँ किसी को शुबा हो गया कि मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ। आखिरी बार तुम्हारी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि हालात में कोई नाखुशगवार तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। इस वक्त तुम कहाँ से फोन कर रही हो? मैं डॉन की हवेली से बाहर हूँ। जब भी मौका मिला मैं खुद तुमसे राब्ता कर लूंगी, लेकिन तुमसे बात किए बगैर मैं डॉन से कैसे राब्ता कर सकूंगा? तुम डॉन के लिए फोन कर लेना। इसने चंद सानियों के सुकूत के बाद जवाब दिया, लेकिन ऐसी कोई बात न करना जिससे मेरी पोजीशन पर खराब असर पड़े। तुम बहुत नेक और मेहरबान औरत हो, मैंने खुशामदाना लहजे में कहा। अब तो बता दो कि गजाला और मेरा आदमी कहाँ है? वो दोनों किस हाल में हैं? वो दोनों हवेली में डॉन के कैदी हैं, लेकिन फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। डॉन के कैदियों की भी मेहमानों की तरह खबरगिरी की जाती है। बस वो एक कमरे में महबूस हैं और अपनी आजादाना मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते, लेकिन किसी वक्त डॉन की खोपड़ी सनक भी सकती है। मैंने तशवीश जाहिर की। ये इम्कान तो हर वक्त और हर एक के बारे में रहता है, इसके लिए किसी का कैदी होना जरूरी नहीं। इसके सारे मुलाजम इसीलिए उसकी खुशनौदी हासिल करने में लगे रहते हैं। दर हकीकत वो मकाओ में बेताज बादशाह है। जब तक वो अपने किसी मुलाजम, मेहमान या कैदी को कोई सजा नहीं सुनाता, हवेली में हर शख्स खुश रहता है। मेरा ख्याल है कि अगले 2-4 दिन भी वो दोनों हंस खेल कर गुजार लेंगे। इस वक्त तक तुम डॉन को राम करने की कोई न कोई राह निकाल सकते हो। तुम मुझ पर इतना एहसान तो कर ही सकती हो कि गजाला को मेरी मकाओ आमद की खबर दे दो। हरगिज नहीं। इसकी तेज और इस्तरारी आवाज सुनाई दी। ये डॉन से खुली गद्दारी होगी। मैं तुम्हारे और इनके दरमियान कोई पैगाम रसानी नहीं कर सकती। बाय। मैंने खामोशी के साथ रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। इब्तदा में रोबीना इस अमर पर खुश नजर आई थी कि शवाए की फोन कॉल मेरी मौजूदगी ही में आ गई थी, जिससे जाहिर होता था कि वो मेरी तरफ से कितनी फिक्रमंद थी। लेकिन गुफ्तगू के इख्तिताम पर मेरी मायूसी का मुशाहिदा करके वो हैरान नजर आने लगी थी। क्या हुआ? शवाए से बात करने के बाद तुम कुछ फिक्रमंद हो गए हो? इसने पूछा। इसकी भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। बहरहाल तुम्हारे तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। वापसी पर वक्त हुआ तो तुमसे जरूर मुलाकात होगी। मैंने गर्मजोशी के साथ उससे हाथ मिलाया और तेजी के साथ चाइना ट्रैवल सर्विस के दफ्तर से निकलता चला गया। मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रहा था, इसलिए मैं तेजी के साथ अपने होटल की तरफ रवाना हो गया। मेरे साथ ज्यादा साजो सामान तो नहीं था, लेकिन बीम गन को कपड़ों वगैरह में छुपाने के लिए मैं कराची से ही एक सूटकेस लेकर चला था। बीम गन का मसला दरपेश न होता तो मैं अपने तान के 3 कपड़ों के साथ ही मकाओ रवाना हो सकता था, लेकिन जब तक वो मजबूरी हायल थी मैं सूटकेस को अपने साथ लिए फिरने पर मजबूर था और इसीलिए मेरे होटल वापसी भी जरूरी थी, वरना मैं वहाँ 1 दिन का किराया पेशगी अदा कर चुका था और मेरे जिम्मे दीगर कोई बिल वाजिबुल अदा नहीं था। मैं होटल के काउंटर पर अपनी फौरी रवानगी का इरादा जाहिर करता हुआ ऊपर अपने फ्लोर पर पहुंचा। चंद मिनट की कलील सी मुद्दत में अपना कोट की अंदरूनी जेब से बीम गन निकालकर इसे सूटकेस में भरे हुए कपड़ों की तहों में छुपा दिया। बिल, कैप्टन और कैशियर को शायद मेरी उजलत का अंदाजा नहीं हो सका था, इस वजह से कोई पोर्टर नहीं आया तो मैं खुद ही अपना सूटकेस उठाकर लिफ्ट की तरफ चल दिया। रूम सर्विस वाली 2 लड़कियों ने मुझे देखा, लेकिन रेशमी मुस्कुराहट के साथ आगे निकलती चली गईं, जैसे मेरे मसाइल से वो यकसर बरियुल जिम्मा हो। लिफ्ट से निकलते ही एक पोर्टर ने टिप की उम्मीद पर मेरे हाथ से सूटकेस ले लिया। मैंने कैशियर से अपना हिसाब साफ होने की तस्दीक की और बाहर निकला तो इस असना में पोर्टर टैक्सी रोक चुका था। हांगकांग में टैक्सी ड्राइवरों की बड़ी तादाद मन मौजी और खासी बेलगाम है। मूड न हो तो पुरहजूम इलाकों से भी खाली टैक्सी दौड़ाते गुजर जाते हैं और मुसाफिरों की जरा भी परवाह नहीं करते। यहाँ कोई अकेली लड़की नजर आ जाए तो हजारों उम्मीदों के साथ उसकी खिदमत के लिए तैयार हो जाएंगे। टैक्सी के बाकायदा अड्डों पर कतार में फंस जाने वाले ड्राइवर अलबत्ता बारी के मुताबिक हर मुसाफिर को उठाने पर मजबूर होते हैं। ड्राइवर अपने मुसाफिरों से सामान का किराया अलग से वसूल करते हैं, लेकिन आमतौर पर सामान उतारने में मुसाफिर की मदद करना कसरे शान समझते हैं। दिल और पसंद का मामला हो तो बात मुख्तलिफ होती है। जो ड्राइवर कदरे बाज़मीर होते हैं और पसंद की सवारियों की घात में खाली घूमने के शौकीन होते हैं, वो डैशबोर्ड पर ऑन कॉल की तख्ती रख देते हैं, जिससे जाहिर होता है कि इन्हें अपने रेडियो ऑपरेटर्स पर किसी खास जगह पहुंचने और मुसाफिर को उठाने की हदायत की गई है। माजी में मेरे साथ भी कई बार ऐसा
हुआ कि आन कॉल टैक्सी का ड्राइवर मुझे नजरअंदाज करके किसी जवान साल लड़की या सफेद बाम सयाह के इशारे पर रुक गया। ऐसे ड्राइवर हुस्न की दीद या बारी टिप बनाने के शौकीन मालूम होते हैं। वहाँ कोई मरंजाम रंज ड्राइवर टैक्सी रोक ले तो वो अमूमन मंजिल के बारे में सवाल करने से पहले मीटर घुमाकर टैक्सी को हरकत में ले आता है। गनीमत है कि हांगकांग के दोनों हिस्सों में बसों और जेरे जमीन रेलवे के साथ ही टैक्सियों की इतनी बड़ी तादाद सड़कों पर रवां रहती है कि 15-20% मन चले ड्राइवरों की खरमस्तियों के बावजूद हर जरूरतमंद को चंद मिनट में सवारी मुयसर आ जाती है। दरमियाने और बड़े होटलों में ये सहूलत होती है कि हर आने वाले टैक्सी खाली होने के बाद सवारी ले जाने की पाबंदी होती है और मेरे पोर्टर ने शायद ऐसी ही किसी टैक्सी पर कब्जा किया हुआ था। मैंने पोर्टर को $5 की टिप दी और टैक्सी चल पड़ी। मीटर में हस्बे मामूल 9 का हिंसा नमूदार हो चुका था। चाइना मकाओ पेटर। मैंने ड्राइवर को अपनी मंजिल से आगाह किया और वो सर हिलाकर रह गया। चाइना और मकाओ के लिए चलने वाली बाकायदा फेरी सर्विस का घाट कैल्टोन रोड के इख्तिताम पर कोलोन पार्क के अकब में वाक़या था। सुबह से रात गए तक तफरीही सफर के लिए स्टार फेरी के अलावा दूसरे ऑपरेटर भी स्टार हाउस के कुर्बो जवार से मुसाफिर ले जाते थे, लेकिन मेरा मसला मुख्तसर तफरीह का नहीं बल्कि मकाओ में क्याम का था। मैं कागजात वगैरह की जांच पड़ताल के मराहल से निमटकर अंदर दाखिल हुआ तो नीलगुं समंदर में दूर तक बड़ी हुई पुख्ता जेटी के दोनों तरफ बहरी जहाजों के साइज की बड़ी बड़ी बोट्स लंगर अंदाज थी और पूरे इलाके में मतवक्को मुसाफिरों के हैजान आमेज चहल पहल नजर आ रही थी। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि जांच पड़ताल के मराहल में किसी ने भी मेरे हाथ में झूलते हुए सूटकेस को कोई अहमियत नहीं दी थी और मुझे बाज़ाब्ता तौर पर मकाओ की तरफ रवानगी की इजाजत मिल चुकी थी। फेरी की रवानगी में खासा वक्त बाकी था, इसलिए मैं एक काउंटर से मकाओ के बारे में छपा हुआ किताबचा लेकर इन बेंचों पर बैठ गया जिन पर मुसाफिर विराजमान थे। मैंने ये खास बात नोट की कि मकाओ जाने वालों में भारी अक्सरियत चीनियों की थी। इस भीड़ में गैर मुल्की खाल ही नजर आ रहे थे। जो थे वो भी अपने फैसले पर कुछ पशेमान और सहमे नजर आ रहे थे। हांगकांग से मकाओ का फासला तकरीबन 65 किलोमीटर है और वो भी पहाड़ी पर रंगारंग इमारतों के वसी सिलसिले पर मुश्तमिल है। तेल, अनाज, गल्ला और दालों की तजारत की बड़ी मंडी होने के साथ ही इसे सोने की खुली बैनुल अक़वामी मंडी में कलीदी अहमियत हासिल है। कुमारबाजी और कहबागरी में मकाओ के शबस्तानों को एक आलमगीर शोहरत हासिल है। चीन में एक तरफ अंग्रेज हांगकांग पर कब्जा किए बैठा है तो दूसरी तरफ मकाओ को पुर्तगेजियों ने अपनी नौ आबादी बनाया हुआ है। एक सिगरेट और किताबचे के मुताले से फारग होकर मैं जेटी की तरफ बढ़ा जहां निचले और ऊपरी डेक के लिए अलग अलग रास्ते थे। वहीं मेरी निगाह एक बोर्ड पर पड़ी जिसके मुताबिक हार्बर के साफ और शफाफ पानी में किसी भी किस्म का कूड़ा क्रिकेट फेंकने वाले पर 10,000 हांगकांग डॉलर जुर्माना की तवक्को की जा सकती थी, जबकि ममनुआ मुकामात पर तंबाकू नोशी की सजा $5,000 थी। डलवान और तवील राहदारी पर चढ़ने के बाद टिकट देखने का मरहला आया। इसी रुकावट पर मैंने अमले के एक रुकन से कप्तान रिवर चियांग के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने बताया कि वो फेरी पर रवानगी की तैयारियों में मसरूफ था। सफर शुरू होने के बाद इससे मुलाकात मुमकिन थी। गोल्डन ड्रैगन नामी फेरी अपने हुजम के बावजूद पानी की लहरों के साथ धीमे धीमे डोल रही थी। 24 रैंप पर से गुजरते हुए मैंने देखा कि निचला हिस्सा या लोअर डेक चारों तरफ से खुला हुआ। आगे बढ़ने पर ऊपरी डेक में मुसाफिरों की वो भीड़ भाड़ नजर नहीं आई जो लोअर डेक पर थी। नरम और आरामदेह नशिस्तों के साथ ही अपर डेक चारों तरफ से बंद था। दीवारों के ऊपरी हिस्से में खुलने वाले शीशे नस्ब थे जिन्हें सरकाकर समंदर की ताजा हवा से लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता था। मेरी निशिस्त तकरीबन वस्त में खिड़की के साथ थी। मेरे आसपास की निशिस्तें खाली थी। सबसे बुरी और परेशान कुन बात यह थी कि नुमाया मुकामात पर जा बजा तंबाकू नोशी से ममानत के सुरख निशानात नस्ब थे। गोया $5,000 जुर्माना वाली हदूद शुरू हो चुकी थी। मैं हसरत के साथ शफाफ शीशों के उस पार हांगकांग और कोलोन के सवाहल का अलविदाई जायजा लेने लगा। ठीक 4 बजे 24 रैंप उठा लिए गए। फेरी का हूटर चीखा, फिर कंक्रीट और शहतीरों से बनी हुई जेटी पर खड़े हुए खलासियों ने गोल्डन ड्रैगन के मजबूत और मोटे रस्से ढीले करने शुरू किए। इंजन की गुर्राहट कदरे तेज हुई। फिर गोल्डन ड्रैगन किसी सजी सजाई मोरनी की तरह अपने महवर पर घूमने लगी। इसका अगला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता जेटी से दूर होता जा रहा था और पीछे खड़े हुए
खलासी लंबे लंबे बांसों के जरिए फेरी के पिछले हिस्से को जेटी से टकराने से रोके हुए थे। आखिरकार जेटी वाले खलासियों ने सीढ़ियों के साथ रस्सों के सिरे इन लंबे बांसों के हुकों में फंसा दिए। अगले रस्से पहले ही निचले डेक पर फेंके जा चुके थे। यकायक फेरी की रफ्तार बढ़ने लगी और हम धीमे धीमे जेटी से आगे निकलने लगे। फिर अचानक ही फजा में चटाचट की आवाजों के साथ मुतअद्दिद तब्दीलियां रोशन हुई और अपर डेक पर जा बजा सुरमई धुएं के मरगोले तैरने लगे। मैंने उठकर हैरत से जायजा लिया तो मुतअद्दिद गैर मुल्कियों को अपने से ज्यादा हैरान पाया। सिगरेट नोशी करने वाले सब ही चीनी या मुकामी थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।